हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। इन गाइस इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे ना सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। वी नाउ कंसीडर अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर द नंबर ऑफ फर्म्स इज़ लार्ज। सो हम ऐसी मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, यानी बहुत सारी फर्म्स हैं। फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट है। इसका मतलब एंट्री से मतलब है कि कोई भी फर्म आके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है, और एग्ज़िट से मतलब है कि अगर कोई फर्म का बिज़नेस चल रहा है तो वो मन चाहा समय पे उसको बंद भी कर सकती है। बट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम आर नॉट होमोजीनियस। लेकिन वो जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे वो होमोजीनियस नहीं होंगे, यानी बिल्कुल सेम नहीं होंगे, एक जैसे एज इट इज़ सेम नहीं होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा उसमें। ऐसे ही मार्केट स्ट्रक्चर को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, और गुड्स जो हैं वो होमोजीनियस नहीं हैं। ठीक है भाई, द काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इज़ मोर कॉमनली विजिबल। और ये जो टाइप है मोनोपोलिस्टिक, ये आपको ज़्यादातर कहीं कहीं देखने को मिलता है अपने आसपास। देयर इज़ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बिस्किट प्रोड्यूसिंग फर्म्स। सो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि बहुत सारे आपने फर्म्स देखी होगी जो बिस्किट प्रोड्यूस करती होगी। कोई एक तरह का बिस्किट तो आता नहीं यार, पता नहीं 10,000 तरह के बिस्किट आते हैं, जैसे 50-50, मोनाको, ओरियो, पार्ले जी, पता नहीं कितनी सारी तरह के बिस्किट्स आते हैं। तो ये सभी एग्जांपल हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। देखो इनमें क्या है, बहुत सारी फर्म्स हैं, कोई भी बिस्किट बना सकता है, बिस्किट बना रहा है तो उसे बंद कर सकता है। प्रोडक्ट्स होमोजीनियस नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है भाई, सबका टेस्ट अलग होता है। कोई जीरे वाला होता है तो कोई नमक वाला होता है, तो कोई चीनी वाला होता है, तो कोई चॉकलेट वाला होता है ना। बट मैनी ऑफ द बिस्किट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड आर एसोसिएटेड विद सम ब्रांड नेम। सो ये जितने भी बिस्किट्स बनाए जाते हैं, ये हर एक बिस्किट जो है किसी ना किसी ब्रांड नेम से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी का नाम, ब्रांड का नाम ओरियो है, तो किसी का नाम मैरी गोल्ड है या पार्ले जी है, जो भी है। एंड आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर बाय दीज ब्रांड नेम्स। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है इनमें जो डिफरेंस है वो सबसे पहला क्या है कि इनके ब्रांड नेम अलग अलग है, हर बिस्किट का अलग अलग नाम है। इनकी पैकेजिंग भी अलग है भाई, कोई बॉक्स में आता है तो कोई पैकेट में आता है, कोई ट्रांसपेरेंट पॉली बैग्स सी आती है, पेपर ट्रांसपेरेंट पन्नी सी होती है उसमें आता है ना। तो कोई रेड कलर का पैकेट होता है, किसी का पर्पल पैकेट होता है। और साथ में इनका टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट होता है, हर एक बिस्किट का टेस्ट अलग अलग होता है भाई। ओरियो का टेस्ट अलग है तो पार्ले जी का टेस्ट अलग है। द कंज्यूमर डेवलप्स अ टेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ बिस्किट ओवर टाइम। सो कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको एक जो है टेस्ट हो जाता है ना, बिल्कुल मन को भा जाता है एक समय में, अगर वो बार बार से रिपीट करते हैं। जैसे कि मैं अगर अपने बच्चों की बात करूँ तो मेरे बच्चों को ओरियो पता नहीं क्यों बिस्किट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर मैं उनको डेली एक पैकेट बिस्किट दे दूँगी तो वो डेली खा सकते हैं उस चीज़ को, मतलब रोटी बेशक से वो छोड़ देंगे लेकिन बिस्किट खा सकते हैं। सो आगे देखो क्या लिखा है, और बिकम्स लॉयल टू अ पर्टिकुलर ब्रांड फॉर सम रीज़न। और साथ में अगर रेगुलर उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लॉयल भी हो जाते हैं उस ब्रांड को लेके। जैसे कि मेरे बच्चे पता नहीं क्यों ओरियो के ये लॉयल हैं, अगर ओरियो की जगह उन्हें मैं कोई और बिस्किट का पैकेट दूंगी तो वो चूज़ ओरियो ही करेंगे। एंड इज़ देयरफॉर नॉट इमीडिएटली विनिंग टू सब्सटीट्यूट इट फॉर अनदर बिस्किट। और एकदम से जो है कंज्यूमर जो होते हैं वो दूसरे बिस्किट की जगह उसे सब्सटीट्यूट, अनदर मतलब दूसरा बिस्किट, सब्सटीट्यूट मतलब होता है एक की जगह दूसरा यूज़ करना। तो मतलब अगर जैसे कि पूछा जाए उन कंज्यूमर से कि तुम कौन सा बिस्किट खाना चाहते हो, तो रेगुलरली जो वो लोग खाते हैं तो वो वही मांगेंगे। अब मैं अपने बच्चों को एग्जांपल दूँ, अगर मैं उनसे पूछूंगी तो बच्चों मैं मार्केट जा रही हूँ क्या लेके आऊँ, कौन सा बिस्किट लेके आऊँ, तो वो यही बोलेंगे ओरियो ही खाना है, वो सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। मुझे ऐसे नहीं बोलेंगे कि मम्मी आज आप पार्ले जी ले आना, या नहीं, ऐसा नहीं, पता नहीं उनके मुंह से पहले यही शब्द निकलता है। हाउ एवर इफ़ द प्राइस डिफरेंस बिकम्स लार्ज। हाँ, लेकिन क्या है, अगर प्राइस जो है उसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो कंज्यूमर क्या करेगा, कोई दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी ओरियो का 10 रुपये का एक पैकेट आता है, लेकिन मान लो अगर वो 15 रुपये का पैकेट हो गया, तो हालांकि मेरे बच्चे तो ओरियो ही मांगेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्या करूँगी, 10 रुपये में और कोई बिस्किट का पैकेट ले आऊँगी जो ओरियो से मिलता जुलता होगा, और शायद ऐसा बोल दूँगी कि नहीं बच्चों मुझे नहीं मिला, दुकान पे ख़त्म हो गया था, या कोई भी एक्सक्यूज़ दे दूँगी, क्योंकि मुझे अगर ऐसा लगेगा कि ये कॉस्टली हो गया है तो ज़्यादा। सो प्राइस में डिफरेंस आ रहा है तो
कंज्यूमर जो है दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो जाता है। अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर अ ब्रांड विल ऑफन वेरी इन डेप्थ। तो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है भाई वो एकदम डीपली किसी चीज़ को लेके लॉयल है तो वो उस चीज़ को यूज़ करता है। सो चेंज इन प्राइस रिक्वायर्ड फॉर द कंज्यूमर टू चेंज हर ब्रांड में वेरी। सो अगर प्राइस में चेंज हुआ है तो कंज्यूमर जो है अपनी ब्रांड उस केस में चेंज कर सकता है। Therefore, if price of a particular brand is lowered, some consumers will shift to consuming that brand. So अगर कोई particular brand है उसका प्राइस कम हो गया है तो कंज्यूमर्स शिफ्ट हो जाएंगे उस ब्रांड की तरफ। जैसे कि ओरियो है, ओरियो से जैसे ओरियो को छोड़ो, एक आता है पार्ले जी का बिस्किट और एक आता है पतंजलि, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर से ही होते हैं ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है उनके टेस्ट में। सो अगर पार्ले जी महंगा होएगा तो पतंजलि खरीद लिया जाएगा, पतंजलि महंगा होएगा तो पार्ले जी खरीद लिया जाएगा। तो मतलब प्राइस पे बेसिकली डिपेंड है, प्राइस जिसका भी लोअर है हम लोग उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। लोअरिंग ऑफ द प्राइस फर्दर विल लेड टू मोर, तो प्राइस लोअर करने से आप ज़्यादा से ज़्यादा और कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। हैंस द डिमांड कर्व फेस्ड बाय द फर्म इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल परफेक्टली इलास्टिक एज इन द केस विद परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो अब हम यहाँ पे इसके डिमांड कर्व की बात करें तो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें डिमांड कर्व बिल्कुल ही परफेक्ट इलास्टिक होता है, लेकिन इस केस में नहीं है। ठीक है, द डिमांड कर्व फेस्ड बाय द फर्म इज़ ऑल्सो नॉट द मार्केट डिमांड कर्व। और इनका जो डिमांड कर्व बनता है मोनोपोलिस्टिक फर्म का, वो मार्केट डिमांड कर्व के जैसा नहीं होता है जैसे कि मोनोपोली में होता है, ऐसे ही सेम नहीं होता है। क्योंकि भाई मोनोपोली के केस में तो देखो एक ही मार्केट है ना, लेकिन मोनोपोलिस्टिक के कंपटीशन में क्या होता है कि हर एक ब्रांड, जैसे कि मैंने बताया, तो अलग अलग दिखती है, सब मार्केट अलग अलग सप्लाई कर रही है, अलग अलग तरीके से डिमांड कर रही है, अलग अलग प्राइस पे रिएक्ट कर रहे हैं कस्टमर्स। तो यहाँ थोड़ा सा झोल झाल सा है। In case of monopolistic competition, the firm expects increase in demand if it lowers the price. So अगर मैं monopolistic competition की बात करूँ तो यहाँ पे firm क्या सोचती है कि अगर उसे डिमांड बढ़ानी है तो उसे अपना प्राइस लो यानी कम करना पड़ेगा डिमांड बढ़ाने के लिए। रिकॉल, भाई सब यही सोचते हैं कि अगर हम 2-4 रुपये प्राइस कम कर दें तो शायद हमारे पास ज़्यादा कस्टमर्स आ जाएंगे। रिकॉल दैट द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज़ ऑल्सो द AR कर्व। पीछे अभी हम इतनी समय से क्या पढ़ते आ रहे थे, परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो डिमांड कर्व होता है वही AR कर्व होता है, दोनों ही सिमिलर होते हैं, एक ही होते हैं। दिस फर्म देयरफॉर हैज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग AR कर्व। और हमने AR कर्व के बारे में पढ़ा था कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सो ये जो भी हम लाइनें पढ़ रहे हैं ना, ये हम पिछले चैप्टर्स में ये सब रीड पहले ही कर चुके हैं, इसलिए इनको ज़्यादा एक्सप्लेन डीपली नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये इन लाइनों को बहुत बेहतरीन बारीकी से समझने के लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो फर्म बेसिकली आउटपुट कब इंक्रीज़ करती है, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन कब करती है। जब हमने पढ़ा था कि मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, साधारण सी भाषा में समझाऊँ तो यार सोचने वाली बात है, अगर रेवेन्यू ज़्यादा है, ज़्यादा कमाएंगे कॉस्ट से ज़्यादा, तभी तो प्रोडक्शन होगी, है ना। अगर कॉस्ट ही ज़्यादा आ रही है तो प्रोडक्शन करके क्या करोगे, अपनी जेब से थोड़ा पैसे भरोगे। व्हाट डज दिस फर्म्स इक्विलिब्रियम लुक लाइक, तो यहाँ बोला इनका फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे ही बनता होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म इज़ ऑल्सो अ प्रॉफिट मैक्सिमाइज़र। भाई जो मोनोपोलिस्टिक फर्म होती है वो प्रॉफिट कमाना चाहती है। भाई चाहे कोई ब्रांड उठा लो, चाहे ओरियो उठा लो, चाहे पार्लेज उठा लो, सब यही चाहते हैं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। सो इट विल इंक्रीज प्रोडक्शन एज लॉन्ग एज द एडिशन टू इट्स टोटल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एडिशन टू इट्स टोटल कॉस्ट। सो ये प्रोडक्शन कब बढ़ाएंगी, कब तक बढ़ाती रहेंगी, जब तक इनका जो टोटल रेवेन्यू आए जा रहा है टोटल कॉस्ट से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे एक एडिशन शब्द यूज़ हुआ है दोनों ही साइड में। सो एडिशन का मतलब सबको ही पता है क्या होता है, मार्जिनल। तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर मार्जिनल कॉस्ट से जब तक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, बस इसको ऐसे ही याद कर लेना कि यार रेवेन्यू जो है ज़्यादा आना चाहिए, कॉस्ट कम आनी चाहिए, तभी जो है हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो खर्चा उठाएंगे कहाँ से। इन अदर वर्ड्स दिस फर्म
विल चूज़ टू प्रोड्यूस अ क्वांटिटी दैट इक्वेट्स फिर वही बात देखो लिखी हुई है, दूसरे शब्दों में क्या लिखी हुई है कि जो फर्म है वो कब तक प्रोड्यूस करेगी, जब तक उसका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है इक्वल नहीं आ जाएगा। यानी सबसे पहली कंडीशन तो ये थी कि प्रोडक्शन तब करना है जब मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, लेकिन कब तक करना है, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बस केस क्या होगा, आपका केस ये होगा कि मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट कम ही होनी चाहिए, रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए, तभी प्रोडक्शन में मज़ा आएगा ना, जब पैसे कमाओगे। हाउ डज़ दिस क्वांटिटी कंपेयर विद दैट ऑफ द, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ पे अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की बात होती है तो कैसे आप क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। क्वांटिटी से इधर मतलब है जो आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि उसमें कितना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, क्या मोनोपोलिस्टिक फर्म जितना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा हुआ है। सो इसका आंसर भी आगे है, रिकॉल दैट MR कर्व फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव कर्व फर्म इज इक्वल टू its AR। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या पढ़ा था कि MR कर्व और AR कर्व बराबर है, और अपना डिमांड कर्व, ये सारे तीनों कर्व जो है एक ही होते हैं, तीनों बराबर ही होते हैं। So perfectly competitive firm in an identical situation would equates its AR to MC। So perfect competitive firm की बात करें तो ये इसमें क्या होगा, AR MC के बराबर होगा। देखो कैसे, अब आप बोलोगे कि आ कैसे गया यहाँ AR और MC बराबर कैसे आ गए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो है आपस में इक्वल होते हैं तब प्रोड्यूस करते हैं उतना। तो जब मार्जिनल, देखो यहाँ पे क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के, और ये MR को लेके हमने क्या पढ़ा था कि जो AR है वो भी बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के, तो आपस में ये भी तो इक्वल होंगे, है ना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, गिवन द lower output the price of commodity becomes higher than the price under perfect competition। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाई होगा प्राइस, कहाँ पे हाई होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इतना हाई नहीं होगा, क्योंकि भाई देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या चीज़ थी, परफेक्ट कंपटीशन में ये था कि प्राइस ज़्यादा हाई कर नहीं सकते, क्योंकि सब लोगों के प्रोडक्ट एक जैसे हैं। अगर आपने प्राइस ज़्यादा हाई कर दिया तो इस केस में क्या होगा कि आपके कस्टमर्स टूट जाएंगे, लेकिन मोनोपोली के केस में अप डाउन हम कर सकते हैं प्राइस के साथ, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो। हम देखेंगे जैसे कि जो महंगे थोड़े बिस्किट आते हैं ना, आपने शायद नोटिस किया होगा, मतलब 20-25 रुपए में लगभग कई बिस्किट के पैकेट तो ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ मुश्किल से 10 बिस्किट होते हैं, 20 या 25 रुपए में एक पैकेट में। लेकिन जो थोड़े सस्ते वाले बिस्किट आते हैं वो 5-10 रुपए में पूरे 10 बिस्किट आ जाते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्राइस के साथ ऐसे खिलवाड़ कर लेते हैं भाई, थोड़ा छोटा मोटा ऊंचा नीचा मोनोपोलिस्टिक में हो जाता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के केस में नहीं हो सकता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के केस में सारे ही प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं। जैसे कि टमाटर है, चाहे वो फर्म A बेचे, चाहे फर्म B बेचे, चाहे फर्म C बेचे, सबके टमाटर। सो अभी ये जो इतनी सिचुएशन के बारे में ये सब चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं, ये शॉर्ट रन की बात है, शॉर्ट रन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। But the market structure of monopolistic competition allows for new firms to enter in the market। लेकिन अगर हम monopolistic competition की बातें करें तो यहाँ पे नई फर्म्स एंटर कर सकती है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है इफ़ द फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर रिसीविंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो देखो क्या है, अगर जो फर्म्स हैं उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होना। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट हर महीने 5-6 हज़ार का होता है, तो सुपर नॉर्मल 10 हज़ार का हो गया ऐसे। तो अगर शॉर्ट रन में इन फर्म्स को सपोज़ चलो हो भी रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा भी रहे हैं, तो नई फर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, जहाँ 10 फर्म्स हैं वहाँ पे शायद 13-14 और इकट्ठे 13-14 फर्म्स हो जाएंगी। एज न्यू फर्म्स एंटर सम कस्टमर्स शिफ्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग फर्म्स टू दीज न्यू फर्म्स। तो जैसे ही ये नई फर्म्स आती हैं मार्केट में, सो जो कस्टमर्स हैं अब वो इन एग्जिस्टिंग यानी ऑलरेडी जो फर्म्स हैं उनसे हट के नई फर्म्स के पास चले गए। भाई देखो यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं, जैसे कि सपोज़ पहले 2 फर्म थी, ठीक है, दोनों के पास
10-10 कस्टमर थे, एक तीसरी और फर्म आ गई, तो इसमें से 2-2 कस्टमर निकल गए, 8 इसके पास रह गए, 8 इसके पास रह गए, ठीक है, 4 इसके पास पहुंच गए। ऐसे मतलब नई फर्म के पास अब और कस्टमर्स आ गए हैं। चलो भाई, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, सो एग्जिस्टिंग फर्म्स फाइंड देयर डिमांड कर्व हैज़ शिफ्टेड लेफ्टवर्ड, तो इनका डिमांड कर्व जो है लेफ़्ट में चला जाता है। देखो भाई, ये डिमांड कर्व है ऐसे, तो अब डिमांड तो कम हो गई है, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं जो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रही हैं उनकी डिमांड कम हो गई है, तो इनका डिमांड कर्व अब लेफ़्ट में हो जाएगा। ठीक है भाई, डिमांड कर्व लेफ़्ट में हो गया और प्राइस भी फॉल हो जाएंगे। प्राइस क्यों कम होएंगे, क्योंकि भाई अब इनके कस्टमर्स जा रहे हैं तो इनको ज़्यादा देख कर वो अपना प्राइस कम कर लेंगे। दिस कॉजेज़ प्रॉफिट टू फॉल, प्रॉफिट भी गिर जाएगा, प्राइस भी कम हो गया है एक तो, और साथ में कस्टमर्स भी चले गए हैं, सेल भी कम हो गई है, तो प्रॉफिट तो कम हो गई। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आर वाइप्ड आउट। सो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते, वही नॉर्मल हम 10,000 से 5-6 हज़ार तक नहीं पहुंच जाते। एंड फर्म्स आर मेकिंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या होगा, जो फर्म्स है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाना शुरू कर देंगी। कन्वर्सली, इफ़ फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर फेसिंग लॉसेज इन द शॉर्ट रन, अब इसका उल्टा पड़ता है, कन्वर्सली यानी उल्टा। सपोज़ फर्म्स जो है उनको लॉस हो रहा है शॉर्ट रन में, काफ़ी घाटे में जा रही हैं, जहाँ हमेशा 5-6 हज़ार रुपये कमाया करती थी अब 2-3 हज़ार रुपये ही कमा रही हैं। सो कुछ ऐसी फर्म्स होगी जो प्रोडक्शन बंद कर देंगी और एग्जिट कर देगी, फर्म्स छोड़ के चली जाएंगी, ठीक है, इंडस्ट्री छोड़ के चली जाएंगी कुछ फर्म्स। द डिमांड कर्व फॉर एग्जिस्टिंग फर्म्स वुड शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो देखो भाई, अब यहाँ पे क्या हुआ, सपोज़ पहले क्या था कि 5 फर्म थी, ठीक है, और वो बना रही थी, माना 10 यूनिट्स बना रही थी, ठीक है, हर एक फर्म 2-2 यूनिट बना रही थी। अब इसमें से क्या हुआ कि कुछ फर्म्स चली गई, 3 फर्म्स रह गई, तो अब इनकी प्रोडक्शन कितनी हो गई, 6 यूनिट्स, ठीक है भाई। तो इनका प्रोडक्शन अब क्या हुआ कि कम हो गया, ठीक है, देखो ना, स्टॉप प्रोड्यूसिंग, तो एग्जिट कर गई, 3 फर्म्स रह गई। द डिमांड कर्व फॉर एग्जिस्टिंग फर्म्स शिफ्ट लेफ्टवर्ड, अब इनका जो डिमांड कर्व है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। देखो, अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि जैसे कि ये इनका डिमांड कर्व है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले जो 5 फर्म्स थी वो 10 यूनिट्स बना रही थी, अभी 3 फर्म्स हो गई हैं, तो इन्होंने अब प्रोडक्शन जो है इन्होंने कितनी कर दी थी, 6 कर दी थी। लेकिन अब क्या होगा कि प्रोडक्ट डिमांड तो है लेकिन उतनी ही है, तो ये जो फर्म्स हैं, ये तो कंसेप्ट अब ख़त्म हो गया क्योंकि अभी इतनी रही नहीं। अब ये जो फर्म्स बच गई हैं यही अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगी, यही 6 से 10 कर देंगे अपना प्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि इनको डिमांड पूरी करनी है ना। अब ये 6 नहीं बनाएंगी, अब ये 10 यूनिट बनाएंगी, सिर्फ 3 फर्म्स। इनको पहले लॉस हो रहा था तो अब इनको प्रॉफिट होने लग जाएगा। अब ये डिमांड कर्व यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो बची हुई फर्म्स थी अब ये ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा एक तो, और प्राइस भी बढ़ जाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि पहले तो कम प्रोडक्शन हो रही थी, अब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होएगी तो क्या होगा कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आप सोच रहे होंगे आप प्राइस कैसे हाई हुआ, प्राइस इस तरह हाई हुआ कि क्योंकि प्रोडक्शन जो एकदम से कम हो गई थी तो लोगों ने ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया, हाई प्राइस देने को तैयार हो गए कस्टमर्स, इसलिए प्राइस हाई हो गया। सो एंट्री एंड एग्जिट वुड होल्ड, सो चाहे एंट्री हो चाहे एग्जिट हो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को ख़त्म कर ही देती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को ज़ीरो कर ही देती है, और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जो है अपना वही वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाता है।